सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है, वह है संधि परिचय एवं संधि सूत्रों के विभक्ति अर्थ। क्योंकि हम आज से व्यंजन संधियों को आरंभ कर रहे हैं, इसीलिए एक बार फिर से हम जानेंगे कि किस तरह से संधि के सूत्रों का जो विभक्ति अर्थ है, वो निकाला जाता है। तो वो विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेंगे और जो व्यंजन संधि है, उसका परिचय भी हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? तो इसको आप देखेंगे सबसे पहले संधि की परिभाषा से हम आरंभ करते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है। आप लोगों ने संधि शब्द को सुना होगा, तो संधि शब्द किस अर्थ में प्रयोग होता है और आप लोगों ने किस अर्थ में प्रयोग किया है या किस अर्थ में सुना है, इस पर पहले ध्यान दोगे आप लोग। कि आप लोगों ने इसे सुना है हड्डियों की संधियां, ये पढ़ा होगा आपने विज्ञान की पुस्तक में कि हड्डियों की संधियां होती हैं। राजाओं की संधियों के बारे में तुमने पढ़ा है, ठीक? तो वहाँ पर संधि का क्या अर्थ है और व्याकरण में संधि का क्या अर्थ है, इस पर एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। तो हड्डियों की जो संधियां हैं, उसमें आप चित्र देख रहे हो, ये संधि दिखाई गई है कि एक हड्डी ये है और एक ऊपर की हड्डी है, और इन दोनों का जो मेल है, उस मेल को जो है संधि कहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर हड्डियों की संधियां इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आप दूसरा एक चित्र देख रहे हो, राजाओं की संधियां आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। वहां संधि से तात्पर्य क्या होता है? वहां भी संधि से तात्पर्य मेल ही होता है। कैसे? आमेर के राजा ने संधि की, तो वहां कैसे संधि की? अर्थात एक दूसरे का मेल मिलाप हुआ। ये जो बीच में आप निशान देख रहे हैं हाथ मिलाने का, वो भी इसी बात पर है कि संधि का तात्पर्य है एक दूसरे का मिलना। उसको भी आप लोग देखेंगे कि संधि का अर्थ दो भागों का मेल अथवा जोड़, ये कहलाता है। अतः दो या दो से अधिक पृथक भागों का जुड़ने का नाम संधि है। दो हो सकते हैं या दो से अधिक भाग भी हो सकते हैं क्रमशः, तो उन भागों का जुड़ने का नाम संधि कहलाता है। दूसरा जो शब्द इस्तेमाल होता है व्याकरण में, वो है संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? संधि विच्छेद का अर्थ होता है जुड़े हुए किसी तत्व को दो या दो से अधिक भागों में अलग कर देना, विभक्त कर देना, वो विच्छेद कहलाता है। ठीक है? तो ये संधि और संधि विच्छेद, इन दोनों शब्दों का प्रयोग आपको व्याकरण में संधि प्रकरण में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने आरंभ में ही इसको स्पष्ट कर दिया कि संधि का अर्थ है दो भागों का मेल अथवा जोड़, और संधि विच्छेद का मतलब है दो तत्वों का विभक्त हो जाना। ठीक है? यद्यपि जो व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग यहाँ पर हम देख रहे हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन प्रक्रिया ग्रंथों में इस तरह हम देखते हैं कि संधि प्रकरण है, अच संधि प्रकरण है, हल संधि प्रकरण है, स्वादि संधि प्रकरण है, तो वहाँ संधि शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया है। पर अष्टाध्यायी में संधि शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। तो संधि की जगह पर एक तरह से वहाँ पर, या संधि को प्रदर्शित करने वाला जो शब्द अष्टाध्यायी में इस्तेमाल होता है, वह है संहिता शब्द। और संहिता की परिभाषा मैंने आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ाते समय बताई थी कि परः सन्निकर्ष संहिता। ठीक है? तो संहिता की परिभाषा जानेंगे और फिर उसके अधिकार को जानेंगे कि उसके अधिकार में संधि किस प्रकार से होती हैं और कौन-कौन सी संधियां होती हैं। सबसे पहले जो संधि की परिभाषा है, परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहा जाता है। और यह अत्यधिक सामीप्य आधी मात्रा के काल का व्यवधान स्वरूप माना जाता है, क्योंकि दो वर्णों के बीच
आधी मात्रा से कम काल का व्यवधान संभव नहीं है। ठीक है, तो परसन्निकर्ष संहिता, संहिता को मैंने बताया कि संहिता यहाँ पर एक तरह से आप संधि शब्द का पर्यायवाची के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी में संधि शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है बल्कि संहिता शब्द का प्रयोग मिलता है। यद्यपि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी संहिता शब्द से ही यहाँ पर हम संधि को ले रहे हैं, क्योंकि जितना भी संधि प्रकरण है वो संहितायाम के अधिकार में ही है। तो इसीलिए संहिता शब्द को भी समझना जरूरी है। तो इन्होंने कह दिया कि वर्णों की अत्यधिक समीपता जो होती है उसको संहिता कहा जाता है। और अत्यधिक समीपता किसको मानेंगे? ये कह रहे हैं कि आधी मात्रा के काल का व्यवधान स्वरूप माना जाता है। मतलब अत्यधिक समीपता वो है जहां वर्णों के बीच में आधी मात्रा के काल से ज्यादा का व्यवधान न हो। ठीक है, अर्थात देखो, इसको और अपने शब्दों में मैंने व्याख्या करने की कोशिश की है। अर्थात किन्हीं दो वर्णों के बीच में किसी अन्य तीसरे वर्ण, स्वर या व्यंजन की अनुपस्थिति उन दोनों वर्णों की अत्यंत समीपता मानी जाती है। अतः इस निष्कर्ष या समीपता अतः इस निष्कर्ष या समीपता को ही संहिता संजक कहा जाता है। यथा यद यदि अपि है तो य अ द ई जमा अ प ई, यहाँ य एवं अ के बीच में संहिता संज्ञा है, किंतु य एवं द के बीच में संहिता नहीं है, क्योंकि यहाँ अ एक मात्रा के काल का व्यवधान है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो आप, देखो, यदि शब्द का जो पूर्व शब्द है, पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर है ई, और अपि शब्द पर शब्द है उसका आदि अक्षर है अ, तो संहिता संज्ञा कह रहे हैं कि दो वर्णों के बीच में जो व्यवधान है, काल का व्यवधान, वो जो है कम से कम होना चाहिए, तो वो संहिता संज्ञा उनके बीच में होती है। तो यहाँ पर कम से कम जो व्यवधान है वो क्या है? कम से कम व्यवधान कह रहे हैं कि आधी मात्रा से कम का व्यवधान नहीं हो सकता। अ है जैसे, तो उसमें एक मात्रा हम मानते हैं, ह्रस्व अ की एक मात्रा, दीर्घ अ की दो मात्रा, व्यंजन की हम आधी मात्रा मानते हैं। ठीक है, तो अब ई और अ, इन दोनों के बीच में यदि एक भी व्यंजन है तो इसका मतलब कम से कम आधी मात्रा का व्यवधान है। लेकिन यदि कोई भी व्यंजन नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि आधी मात्रा से कम का व्यवधान यहाँ पर विद्यमान है, और आधी मात्रा से कम का व्यवधान होने के कारण से ये क्या है? संहिता संज्ञा है इन दोनों के बीच में। य और द के बीच में संहिता नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में अ का व्यवधान है, और अ की मात्रा क्या है? एक मात्रा, ह्रस्व अ की। तो एक मात्रा को बोलने में जितना समय लगता है, जितना काल लगता है, वो एक मात्रा काल माना जाता है। आधी मात्रा को बोलने में जितना माना जाता है वो आधी मात्रा काल माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब दोनों वर्णों के बीच में, दो वर्णों के बीच में तीसरा कोई भी वर्ण, चाहे स्वर चाहे व्यंजन, जब नहीं होगा, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होगा, तो उसको आधी मात्रा से कम व्यवधान माना जाएगा, और उस दोनों वर्णों के बीच में अत्यंत समीपता मानी जाएगी। जैसे ई और आ के बीच में कोई ना तो कोई स्वर है ना कोई व्यंजन है, तो कोई स्वर और व्यंजन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ आधी मात्रा से कम का व्यवधान है, और आधी मात्रा से कम का व्यवधान है तो इन दोनों के बीच में संहिता मानी जाएगी। और संहितायाम का अधिकार से तात्पर्य यह है कि जहां पर संहिता मानी जाएगी वहीं पर संधियां होंगी। जितने भी कोई अणची, वृद्धि, रेची वगैरह जो भी कुछ किया, सब कुछ तभी होगा जब आप संहिता के अधिकार में कार्य करेंगे। ठीक है, य और द, इन दोनों के बीच में संहिता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में अ आ गया है, और ये जो है व्यवधान है एक मात्रा के काल का। ठीक है, तो किसी भी तरह का आधी मात्रा का भी जब व्यवधान नहीं होगा दोनों अक्षरों के बीच में, तो वहां संहिता होगी, और वहीं जो है आपकी क्या होगी?
संधि घटेगी, संधि की जाएगी, अन्यथा नहीं हो सकता। जो मैंने पहले भी समझाया था कि देखो ये संधि, हड्डी की संधि दिखाई है जैसे, अब इसके बीच में एक हड्डी ये है ऊपर, एक हड्डी ये नीचे है। यदि इन दोनों के बीच में कोई भी चीज आप व्यवधान आ जाए, तो फिर ये हड्डी नहीं जुड़ सकती। ठीक है, हड्डी तभी जुड़ेगी जब इन दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होगा। हड्डी ऐसे भी नहीं जुड़ सकती यदि इस हड्डी को उठा करके आप इसके ऊपरले हिस्से में जोड़ना चाहें, तो भी जो है वो सही नहीं जुड़ेगी, अनुचित जुड़ जाएगी, जुड़ेगी तो, ठीक है, उसमें गांठ पड़ जाएगी। इसीलिए जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक पूर्व भाग है, एक पर भाग है, तो पूर्व भाग का अंतिम जो सिरा है और पर भाग का जो आदि सिरा है, उन दोनों को मिलाना पड़ेगा। उन दोनों के ही बीच में आपको संहिता देखनी पड़ेगी कि कोई और व्यवधान तो नहीं है। यदि ये स्थिति होती है तो संहिता संज्ञा हो जाती है, और संहिता संज्ञा हो जाती है तो संहिता के अधिकार में सारी की सारी संधियां होती हैं। संधि प्रकरण संपूर्ण संहिता के अधिकार में होने लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं संधि के भेद पर। जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि संधि के भेद में हम संधि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट रहे हैं, जो आपको पीले भाग से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अच या स्वर संधि है, उसके बाद हल या व्यंजन संधि है, हल को व्यंजन संधि भी बोलते हैं, अच को स्वर संधि भी बोलते हैं, और तीसरी संधि है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, इन दोनों के भी फिर कुछ अवान्तर भेद है, मतलब कुछ लोग 5 संधि मानते हैं और कुछ लोग भेद जो है संधि के 3 ही मानते हैं। ठीक है, तो 5 कैसे होते हैं कि एक संधि प्रकृति भाव है और एक संधि है स्वादि संधि। ठीक, प्रकृति भाव संधि कुछ विद्वान इसको अच संधियों में भी अंतर्भाव कर लेते हैं इसका। क्यों? क्योंकि ये अच की जगह पर होती है। ठीक है, और कुछ विद्वान जो हैं वो इसको अलग नहीं करते, अच स्वर में ही मानते हैं। इसी तरह से विसर्ग संधि को कुछ लोग जो है स्वादि संधि को विसर्ग संधि के अंतर्गत ही मान लेते हैं, क्योंकि सुवादि प्रक्रिया जो घटित होती है विसर्ग आदि की, उसी के अंतर्गत आता है। और कुछ लोग जो है उसको अलग दिखाते हैं। तो सिद्धांत कौमुदी में इनको अलग अलग दिखाया है। तो सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से संधि के जो भेद हैं वो 5 हो जाएंगे: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि और प्रकृति भाव संधि। लेकिन मुख्य रूप से जो संधि के भेद हैं वो यही हैं, या स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अब इनको विस्तार पूर्वक, इनके फिर अवान्तर भेद हैं। जैसे अच संधि है, स्वर संधि जिसको हम कह रहे हैं, उसके कितने भेद हैं? कह रहे हैं उसमें जो है आपको देखने को मिलेगी यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। ये दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि संधि ऐसे हैं कि जो पूर्व पर के स्थान पर होते हैं। इसी तरह से पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, ये भी पूर्व पर के स्थान पर होते हैं, दोनों के स्थान पर। प्रकृति भाव संधि है जिसमें संधि का अभाव हो जाता है, एक तरह से मूल रूप में रहती है। यण संधि, अयादि संधि, ये एक हिस्से में ही होती हैं, जो षष्ठी स्थाने योगा है उसके अनुसार षष्ठ्यंत पद पर ही होती हैं। तो ये सारी विस्तार पूर्वक हम जो है पढ़ पाएंगे जब एक एक संधि को पढ़ेंगे। अभी केवल भेद आपको बताए मैंने कि अच संधि जो है आपको 8 प्रकार की देखने को मिलेगी। उसके बाद आप आ जाइए हल संधि पर। हल संधि भी आपको 8 प्रकार की देखने को मिलेगी। हल संधि में च्युत्व संधि है, ष्टुत्व संधि है, जस्त्व संधि है, चरत्व संधि है, अनुस्वार संधि है, अनुनासिक संधि है, पूर्व सवर्ण संधि है और पर सवर्ण संधि है। तो इस तरह से ये 8 भेद हल संधि के हो जाते हैं। इसके बाद आप आ जाइए विसर्ग संधि के प्रकार क्या हैं। विसर्ग संधि मुख्य रूप से 3 रूप में है। ठीक है, पहले एक रूप इसका है सत्व संधि का, एक दूसरा रूप दिखाई देता है हमें शत्व संधि का, मूर्धाशा जहां पर होता है। एक रूप दिखाई देता है विसर्ग का स्वाधि संधि का। ठीक है, जो सु आदि राम वगैरह की सिद्धि में, या जो सु और जस आदि जो 21 प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों पर उन प्रत्ययों के माध्यम से या उन प्रत्ययों के द्वारा शब्द सिद्धि करते समय जो संधियां होती हैं उनको स्वादि संधि के रूप में
मान रहे हैं। तो स्वादि संधि को फिर अवान्तर रूप में देखा जा सकता है कि स्वादि संधि के अंतर्गत फिर हमें रुत्व संधि अलग से दिखाई देती है, उत्व संधि अलग से दिखाई देती है, तो रो रो प्लुता दप्लुते से। यलोप संधि दिखाई देती है हमें, भो भगो घो पूर्व से योशी से य हो करके। और सुलोप संधि दिखाई देती है, एतत् तदो सुलोप अकोर्न समासे हली से। मतलब स्वादि संधि के फिर अवान्तर भेद विसर्ग संधि में हमें दिखाई देते हैं। तो इनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे जब विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। अभी केवल परिचय मात्र है। अब मुख्य जो भाग है इसका, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, संधि सूत्रों के विभक्ति। इन संधि सूत्रों के विभक्त्यर्थ को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इनको यदि आप समझ पाएंगे तो आप संधियों के जो सूत्र हैं संक्षिप्त रूप में होते हैं, अति संक्षिप्त रूप में, उनका अर्थ अपने आप निकाल सकते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से जो प्रयोग होती हैं विभक्तियां, प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है संधि सूत्रों में, तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है, द्वितीया का प्रायः अभाव होता है, पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है, चतुर्थी का प्रायः अभाव होता है संधि सूत्रों में, और षष्ठी विभक्ति हमें देखने को मिलती है, और सप्तमी विभक्ति हमें देखने को मिलती है। ठीक है। वचन कोई भी हो सकता है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में से कोई भी वचन आपको हो सकता है, दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि विभक्ति का वचन कोई भी हो, लेकिन विभक्ति अपना अर्थ विभक्ति अर्थ के हिसाब से देगी। तो उसमें सबसे पहले विभक्ति का अर्थ क्या है। प्रथमा विभक्ति का कोई भी वचन आपको मिले, चाहे एक वचन मिले, चाहे द्विवचन मिले, चाहे बहुवचन मिले, तो प्रथमा विभक्ति अपना अर्थ देती है होता है। ठीक है। अर्थात विधेयार्थ, जिसकी बात चल रही है उस की सत्ता को, उसके विधेयता को ये प्रथमा विभक्ति सिद्ध करती है। उदाहरण के लिए जैसे आपने देख सकते हैं यहाँ पर इको यणची है, इको यणची में इकह यण अची, इस तरह से। तो यहाँ पर यण जो शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है कि होता है, विधेयार्थ मतलब। ठीक है। तो जिस सूत्र में हम प्रथमा विभक्ति का अर्थ निकालेंगे तो वहां यण का यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होने के कारण से अर्थ निकलता है कि यण होता है। अर्थात इक के स्थान पर यण होता है, अच परे रहने पर ये जब अर्थ निकलता है तो यण का अर्थ यण होता है, ये प्रथमा विभक्ति के कारण से निकलता है। ठीक है। इसी तरह से आप तृतीया विभक्ति देखेंगे कि जिस सूत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा शब्दों में, वहां तृतीया विभक्ति अपना अर्थ देगी के योग में। ये जो कारक के चिन्ह हैं, कारक की जो अर्थ हैं विभक्तियों के, उनसे भिन्न अर्थ हैं थोड़े यहाँ पर, इसीलिए इनको अलग से समझना जरूरी है। ठीक है। तृतीया में वहां होता है ने से द्वारा कारक चिन्हों में, लेकिन संधि सूत्रों में तृतीया विभक्ति अर्थ देती है के योग में। ठीक है। अर्थात जिस शब्द के साथ तृतीया विभक्ति लगेगी वो शब्द अर्थ देगा कि के योग में। जैसे उदाहरण में आप देखो, स्तोष चुनास चु, ये सूत्र है, व्यंजन संधि में आएगा। इसमें जो चुना है, चुना में तृतीया विभक्ति एक वचन है। ठीक है। तो तृतीया का अर्थ होता है के योग में। तो चु का मतलब है शकार एवं चवर्ग। ठीक है। शकार एवं चवर्ग। ठीक। तो चवर्ग के योग में शकार एवं चवर्ग के योग में, सकार एवं तवर्ग के स्थान पर शकार एवं चवर्ग के योग में शकार एवं चवर्ग होते हैं, ये अर्थ निकलेगा। तो शकार एवं चवर्ग के योग में ये अर्थ चुना से किसके कारण से निकला, तृतीया विभक्ति के कारण से निकला। इसी तरह से आप देखेंगे पंचमी विभक्ति को। पंचमी विभक्ति अर्थ देती है अपना से उत्तर या के बाद में, मतलब संधि सूत्र में जिस शब्द के साथ पंचमी विभक्ति लगी होगी वो अर्थ देगा से उत्तर या के बाद में। जैसे उदाहरण के लिए आपने लिया आद्गुणः शब्द। आद्गुणः शब्द में, आद्गुणः सूत्र में आत् शब्द है पंचमी विभक्ति एक वचन का, जैसे रामात बनता है। ठीक है। तो पंचमी विभक्ति क्या अर्थ देती है, से उत्तर या के बाद में। तो यहाँ पर आत अ शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप है, इसीलिए यहाँ पर जो अर्थ होगा वो होगा अवर्ण से उत्तर या अवर्ण के
बाद में, ये अर्थ जो है पंचमी विभक्ति यहाँ पर प्रकट करेगी। इसी तरह से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति को आप देखेंगे। षष्ठी विभक्ति तीनों वचन, कोई सा वचन कोई भी हो सकता है, विभक्ति अर्थ देती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो षष्ठी विभक्ति अर्थ क्या देती है? के स्थान पर। ठीक। अब इसका उदाहरण जैसे इको यणची हमने लिया था, इको यणची में एकह में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ठीक है। तो षष्ठी क्या अर्थ देती है? के स्थान पर। तो इक में षष्ठी विभक्ति लग रही है, इसीलिए इकह जो है वो अर्थ क्या देगा? इक के स्थान पर। ठीक है। तो इक के स्थान पर यण होता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति थी यण में, इसीलिए यण होता है, अर्थ दे दिया उसने। इसी तरह से आप आएंगे सप्तमी विभक्ति पर। सप्तमी विभक्ति तीनों वचन में कोई सा भी वचन आपको मिलता है तो वो अर्थ देता है परे होने पर। ठीक है। जैसे उसी सूत्र को लेते हैं हम, इको यणचि। इको यणचि में इका में षष्ठी थी, यण में प्रथमा थी और अची में सप्तमी विभक्ति है। ठीक। तो संधि सूत्र में जिस शब्द में सप्तमी विभक्ति लग गई वो अर्थ देगा उसके परे रहने पर, उसके परे होने पर। तो यहाँ अची में सप्तमी विभक्ति लगी है तो ये अर्थ क्या देगी सप्तमी विभक्ति? अच परे होने पर। तो इस तरह से इको यणचि सूत्र आपको यदि इतना भी मिलता है और आपको विभक्तियों के अर्थ पता है और ये पता है साथ में कि कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो आप आराम से ये जान सकते हैं इसका अर्थ कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है अच परे होने पर। ये आपको जो है रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इको यणचि सूत्र याद है तो उसी के आधार पर उसका अर्थ हमेशा आपके मस्तिष्क में विद्यमान रहेगा, आपके सामने रहेगा कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है अच परे होने पर। और उसके लिए आपको एक प्रत्याहार पता होना चाहिए, यण प्रत्याहार पता होना चाहिए, अच प्रत्याहार पता होना चाहिए। ये मैं प्रत्याहार के व्याख्यान में आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि किस तरह से प्रत्याहार का निर्माण होता है और किस तरह से प्रत्याहार सूत्रों को याद करके आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब मुख्य बात जो है एक ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि संधि सूत्रों में स्थित जो शब्द हैं उनमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, कौन से शब्द में और कौन सी विभक्ति लगी हुई है, ये कैसे आप मालूम करेंगे? ये मालूम करने का तरीका ये है कि आप यदि यहाँ पर देखें हलंत शब्द रूप अच, ठीक है, पुल्लिंग, एक शब्द रूप आप याद कर लो। ठीक। आपने याद किया अच शब्द का, इसकी तरह ही, क्योंकि प्रत्याहार जितने भी बनेंगे दो अक्षरों के बनेंगे और सब में अंत में हलंत भी आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए जब भी जो भी आप एक शब्द रूप याद कर लेंगे उसी के अनुसार आप सारे रूप भी चला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अच का दे दिया, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी सातों विभक्तियों का रूप दिया है। एक रूप को आप याद कर लीजिए, अच, अचौ, अचह, एक वचन द्विवचन बहुवचन, अचम, अचौ, अचह, अचा, अजभ्याम, अजभी, अचे, अजभ्याम, अजभ्य, अचह, अजभ्याम, अजभ्य, अचह, अचो, अचाम और अचह, अची, अचो, अक्षु। इस तरह से सातों विभक्तियों में ये रूप रहेगा। तो इसको आप याद कर लीजिए। जितने भी प्रत्याहार हैं, चाहे वो यण हो, चाहे वो हल हो, चाहे वल हो, चाहे शल हो, चाहे जश हो, कोई भी, सबका रूप इस अच की तरह ही चलेगा। जिसके भी अंत में हलंत शब्द हलंत अक्षर रहेगा और प्रत्याहार की तरह ही उसका रूप चलेगा। तो आप आराम से सूत्रों में जान सकते हो कि कहाँ अच्छा लिखा है, कहाँ अच्छी है, कहाँ अच्छा है और वहां पर उसका अर्थ क्या है, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी है, सप्तमी है, पंचमी है, जान सकते हैं। ठीक है। हल शब्द को ऐसे ले सकते हो, बिल्कुल इसी तरह से अच की तरह ही हल का रूप चल जाएगा। अच अचौ अचा है तो हल हलौ हला, अचम अचौ अचा तो हलम हलौ हला, अचा अजभ्याम अजभी है तो हला हलभ्याम हलभी। ठीक है। इस तरह से चल जाएगा, बल्कि वो और आसान है। यहाँ तो अच था तो यहाँ अजभ्याम अजभी, च को ज भी हो गया है कई जगह पर अलग संधि होकर के। तो लेकिन हल में आपको कोई भिन्नता भी नहीं दिखाई दे, हलब्याम हलबी, हले हलब्याम हलभ्य, हलह हलब्याम हलभ्य, हलह हलो हलाम, हली हलो हलसु। इस तरह से रूप चल जाएगा।
तो एक रूप यदि आप याद कर लेंगे हलंत शब्द रूप, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी कि आप प्रत्याहार जो प्रयुक्त होते हैं संधि सूत्रों में, उनमें कौन सी विभक्ति होती है इसको जान सकें। दूसरा शब्द रूप आप एक ये भी याद कर सकते हैं कि अजंत शब्द रूप अ को, ठीक है, पुल्लिंग में है ये भी, जैसे अह, औ, क्योंकि अ जो है इसका प्रयोग हुआ है संधि सूत्रों में, जैसे आद गुणा में अ जो शब्द है, शब्द के रूप में माना है अ को वहां पर, और शब्द रूप चला करके उसमें पंचमी विभक्ति लगाई है आत, आत गुणा ऐसे। तो यदि अ को आप शब्द मानते हैं और इसका शब्द रूप चलाते हैं, तो अह, औ, आ, अम, औ, आन, एन आभ्याम ऐ, आय आभ्याम एभ्य, आत आभ्याम एभ्य, अस्य अयोः आनाम, और ए अयोः एषु, इस तरह से यहाँ पर बनेगा। इसको याद करने से दो लाभ हैं आपको। एक तो संधि सूत्रों में जहाँ आत वगैरह की तरह से और प्रयोग आपको मिलेंगे, उनका आपको पता चल जाएगा कि कौन सी विभक्ति कौन सा वचन लगा हुआ है। दूसरा लाभ ये होगा कि अकारांत जितने भी शब्द हैं, उन सबका रूप आप इसी के आधार पर चला सकते हैं। जैसे सवर्ण शब्द आएगा संधि प्रकरण में, सवर्ण जो है अ लास्ट में है, क्योंकि ण के बाद अंत में अ जुड़ा हुआ है तो वो अवर्णांत हो गया। इसी तरह से जो है आपका राम शब्द है, मान लो ये भी अवर्णांत है, अजंत है। अजंत शब्द जितने भी होंगे, ठीक है, उन सबका रूप, जैसे राम को ले लो आप, रामः, रामौ, रामाः, ये लास्ट में आप प्रत्यय की जगह पे एक तरह से लगाते चले जाओ, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयो, रामाणं, रामे, रामयो, रामेषु, इस तरह से। या सवर्ण शब्द आया है, अक सवर्ण दीर्घ, तो सवर्ण वहां सप्तमी विभक्ति कैसे पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है सप्तमी विभक्ति में, रामे। अह का रूप चलाया तो ए लगा हुआ है, सवर्ण का रूप चलाएंगे तो ए लगा दीजिए, सवर्णे सप्तमी विभक्ति हो गई। तो सवर्ण, सवर्णौ, सवर्णाः, सवर्णम, सवर्णौ, सवर्णान्, सवर्णेन, सवर्णाभ्याम, सवर्णै, सवर्णाय, सवर्णाभ्याम, सवर्णेभ्यः, सवर्णात्, सवर्णाभ्याम, सवर्णेभ्यः, सवर्णस्य, सवर्णयो, सवर्णानां, सवर्णे, सवर्णयो, सवर्णेषु, ठीक है। तो इस तरह से ये एक अजंत शब्द रूप और एक हलंत शब्द रूप आप याद कर लेंगे तो संधि प्रकरण में आपको बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। और बाकी स्थानों पर भी आपको जो हलंत या अजंत शब्द रूप मिलेंगे, उनके रूप चलाने में आसानी होगी, सुविधा होगी, और बहुत कम प्रयास से आसानी से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको इतना यदि आप याद कर लें, ये दो शब्द रूप याद कर लें, विभक्तियों के अर्थ याद कर लें कि कौन सी विभक्ति किस प्रकार का अर्थ दे रही है, तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में और बहुत ही आसानी से आप हमेशा संधि प्रकरण को याद रख सकते हो, और कभी भी मतलब आपको विस्मृति नहीं होगी। यदि आपको संक्षिप्त रूप के जो संधि सूत्र हैं, इको, यणचि, आद, गुणा, वृद्धि, रेचि वगैरह याद है, तो भी जो है आपके समक्ष सदैव संधि प्रकरण उपस्थित रहेगा। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें। आगे जब व्यंजन प्रकरण हम पढ़ेंगे तो उस व्यंजन प्रकरण में आपको संधियों को समझने में, संधि सूत्रों को समझने में आसानी होगी।